हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। आज ये क्लास क्लास 10 के लिए जो विज्ञान का बुक है, एनसीईआरटी का विज्ञान बुक, उसका पहला चैप्टर यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए इस चैप्टर को आसान भाषा में समझते चलते हैं और ये आपको पूरा चैप्टर देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और पूरा का पूरा ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें कि हमको सबसे पहले देखना होगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो आप याद रखिएगा, अगर कोई पदार्थ, दो पदार्थ मिल करके या अकेला या उससे अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ, एक अगर नया पदार्थ का निर्माण कर दे, हम उसको ही बोलेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ, यानी वो प्रक्रिया के क्या होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रक्रिया होगा। यानी कि अगर कोई नया पदार्थ बनता है तो नया पदार्थ बनने का जो प्रक्रिया होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जिसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका परिभाषा हो गया कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या एकल पदार्थ के द्वारा नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके देखिए एक नया पदार्थ यानी कि ये देखिए जल का निर्माण किया है। ये जल का निर्माण किया है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है ना। और ये देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नया चीज का निर्माण कर दिया, बिल्कुल जो नया होता है ना। यानी कि जल का यहाँ निर्माण किया गया। यानी कि जल का जो निर्माण हुआ है, निर्माण होने के लिए जो प्रक्रिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलना, इससे ही हम लोग कह देंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद आप याद रखिएगा, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे में आपको यहाँ दिख रहा है H2 और O2, ये जो अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है इसको बोला जाता है अभिकारक। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को बोलते हैं अभिकारक। यानी कि यहाँ पे जो आपको समीकरण दिख रहा है, इसमें अभिकारक क्या हो जाएगा, तो इसमें अभिकारक हो जाएगा H2 और O2। और अगर यहाँ देखिए अभिक्रिया के बाद में जो पदार्थ बना, जो जल बना है, इस जल को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्पाद। ये हो गया उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। जो नया पदार्थ बनता है उसको बोलेंगे उत्पाद, और जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक। वही लिख दिया गया। अभिकारक क्या है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। उत्पाद क्या हो गया, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब जैसे देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान या विशेषता, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। आप याद रखिएगा, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या होगा, उसमें होगा अवस्था में परिवर्तन। यानी कि जो पदार्थ है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिकारक है, उसका अवस्था में जो उत्पाद बन जाएगा उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, या रंग में परिवर्तन हो जाएगा, या क्या होगा, गैस का निकास या उत्सर्जन होगा, या तो तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, या तो अवक्षेप का बनना यानी कि अवक्षेप बन जाएगा। यानी कि इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पे ये क्या है, जल है। ये जल होता है, H2O जल है। अच्छा, जल जो होगा ये आपको पता है कि ये होता है द्रव की अवस्था में। ये है अभी द्रव। जब ये द्रव है जल, तो यहाँ पे ये जब टूटा, यहाँ से जब इसको अभिक्रिया होने के बाद ये क्या किया, ये देखिए हाइड्रोजन बना लिया जो कि होता है ये गैस होता है, और ये ऑक्सीजन बना लिया गया, ये भी क्या होगा, ये गैस होता है। यानी कि आपको यहाँ पता चला कि द्रव से क्या बन गया, तो गैस बन गया, अवस्था में परिवर्तन हुआ है, यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, हम इसको पहचान सकते हैं। और क्या होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे हम यहाँ आप देख रहे हैं ये फेरस है, ये कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला। इसका रंग होता है नीला। और जब ये फेरस के साथ अभिक्रिया करेगा ये बनाएगा फेरस सल्फेट, यानी नया पदार्थ बनाएगा फेरस सल्फेट, जिसका कि कलर हो जाएगा ये हरा। आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे रंग में परिवर्तन हो गया, नीला था तो रंग हो गया अब हरा। यानी रंग में परिवर्तन भी होता है। तो रंग में परिवर्तन होगा, हम समझ जाएंगे यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। और क्या होता है, तो गैस का निकास होता है। जैसे में जिंक है और ये अभिक्रिया कर लिया H2SO4 से, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद ये बनाया जिंक सल्फेट, और क्या बना दिया यहाँ हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन गैस बना दिया, यानी कि यहाँ से देखिए गैस का निर्माण हो गया। ये भी हो जाएगा इसका पहचान यानी कि विशेषता रासायनिक अभिक्रिया का। और देखिए तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान में क्या परिवर्तन, ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड लिखा गया, जिसको बोलते हैं बिना बूझा चूना। बिना बूझा चूना। अब ये बिना बूझा चूना है और इसमें आप जल मिला दीजिए,
H2O मिला दीजिए, ये क्या होगा, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या होगा यहाँ पे ये गर्म हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा ताप निकलने लगेगा, है ना, इसको बोलेंगे तापमान में परिवर्तन हो गया, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। और देखिए अवक्षेप का बनना, यानी कुछ अभिक्रिया होता है ऐसा जिसमें कि अभिक्रिया होने के बाद कुछ ना कुछ अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब मान लीजिए ये अगर बर्तन है, इसमें यहाँ यानी कि यहाँ पे अगर जल अगर अभिक्रिया कराने के बाद इसको बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का अभिक्रिया कराया गया, ये बना बेरियम सल्फेट और NaCl। तो NaCl क्या होगा, जल में घुल जाएगा, यानी कि और ये जो बेरियम सल्फेट है ये बिल्कुल यहाँ पे जमा हो जाएगा, विलयन से अलग हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। इसको ही हम बोलेंगे अवक्षेप, इसको बोल देंगे अवक्षेप। और ये जो अवक्षेप हो गया, ये अवक्षेप भी कब बनेगा, अवक्षेप बनेगा रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद। यानी कि ये सब हम पांच को जो आपको बताएं, हम यहाँ से पहचान कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। आगे बोला गया रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है, तो आप देखिए, आप जब मैथ बनाते होंगे, अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे x प्लस 2y, है ना, बराबर 5, अगर इसको लिखें तो आपको पता होगा इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप समीकरण। क्या बोल देंगे आप, समीकरण बोलते हैं इसको। वैसे ही अगर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें अगर रसायन को अगर यानी कि जो भी तत्व होता है, परमाणु होता है, अगर हम उसको इसका प्रतीक से या संकेत से दिखाते हैं, जैसे हमें देखिए मैग्नीशियम के लिए Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखते हैं, और ये अभिक्रिया होने के बाद बनाएगा MgO। यानी कि देखिए यहाँ पे हम मैग्नीशियम का संकेत लिखे हैं, ऑक्सीजन का संकेत लिखे हैं, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का संकेत लिख दिए हैं। आपको ये जो दिख रहा है ये भी समीकरण है, लेकिन ये रसायन का समीकरण, इसीलिए इसको बोलेंगे रासायनिक। ये हो गया रासायनिक समीकरण। यानी कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल सभी अभिकारक, अभिकारक मतलब क्या हो गया, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, ये हो गया अभिकारक, ये है अभिकारक। और उत्पाद, यानी कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है अभिक्रिया के बाद, इसको बोला गया उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद को प्रतीक के जरिए, देखिए प्रतीक यानी मैग्नीशियम हम पूरा का पूरा नहीं लिखे, केवल उसका सिंबल लिखे हैं, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखे हैं, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO लिखे हैं। तो अगर ऐसा प्रतीक के जरिए अगर दिखाने को, यानी अगर हम प्रतीक के जरिए दिखाएंगे, इसको ही बोलेंगे रासायनिक समीकरण, है ना। उसके बाद आप याद रखिएगा, जब भी रासायनिक समीकरण में उसका अवस्था दिखाना हो, अवस्था दिखाने के लिए अगर कोई पदार्थ हो, यानी अभिकारक हो या उत्पाद हो, वह ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है या गैसीय अवस्था में, या तो जलीय विलयन के रूप में है, इसको दिखाने के लिए हम उसको क्या लगा देंगे, उसमें हम अभिकारक या उत्पाद में, अगर ठोस अवस्था में अभिकारक या उत्पाद होगा उसके लिए हम F लगा देंगे कोष्टक में बंद करके, और द्रव अवस्था में होगा तो L लगाएंगे, गैसीय अवस्था में होगा तो G लिख देंगे, और अगर जलीय विलयन होगा तो लिखेंगे Ag, है ना। तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, इसमें देखते हैं, जैसे रासायनिक समीकरण है, तो रासायनिक समीकरण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होगा, एक को बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण, या तो इसी को बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे कंकाली रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे, तो कंकाली रासायनिक समीकरण होता है कि जो समीकरण संतुलित नहीं होगा, यानी कि वो संतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम देखिए, इस तीर का जो आपको निशान दिख रहा है, इसके इधर को बोलते हैं बायां, ये हो गया बायां पक्ष, और इधर हो गया दायां पक्ष। ये देखिए तीर के निशान के इधर मैग्नीशियम कितना है, तो मैग्नीशियम 1 है, और इधर कितना मैग्नीशियम, इधर मैग्नीशियम 1 है। लेकिन यहाँ देखिए हाई ऑक्सीजन जो है यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। क्या दोनों तरफ का ये बराबर है क्या, नहीं, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम इसको बोल देंगे कंकाली रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। अगर बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का, इसमें क्या होगा, इसमें ये जो अभिकारक आपको दिख रहा है, अभिकारक यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और ये उत्पाद जो होगा, अगर आप दोनों तरफ देखिएगा, यानी कि बायां पक्ष देखिएगा और दायां पक्ष देखिएगा, दोनों में तत्व यानी कि परमाणु का जो संख्या होगा ये क्या होगा, बराबर होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम आगे 2 लगा है, ये हो जाएगा 2 गो मैग्नीशियम इधर है, इधर कितना है, इधर भी 2 मैग्नीशियम है। यहाँ देखिए 2 है,
ऑक्सीजन, तो यहाँ कितना ऑक्सीजन है, यहाँ भी देखिए अगर यहाँ सामने 2 लगा इसका मतलब ये पूरा का पूरा मैग्नीशियम में भी और ऑक्सीजन में भी ये गुना है। इधर 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो इधर कितना ऑक्सीजन है, इधर भी 1 यहाँ, और 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी 2 ऑक्सीजन है ना। तो आप एक बात और याद रखिएगा, जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं उसको कंकाली में नहीं लिखते, यानी कि असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसमें एक नियम का उल्लंघन होता है, जिस नियम का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है एंटोनियो लेवेजियर ने दिया था। इसका कहना था क्या, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई पदार्थ है उसको हम ना बना सकते ना ही नष्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई चीज, इधर हम 2 अभिकारक लिए हैं, जैसे में कोई चीज लिए हैं 50 ग्राम का, एक और चीज लिए है ये 70 ग्राम का, अगर ये अभिक्रिया होने के बाद ये कितना ग्राम बनेगा, ये बनेगा 70 और 50 यानी कि 120 ग्राम ही बनेगा, ये फिक्स है। अभिकारक और ये उत्पाद दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद तत्व का जो वजन होगा या परमाणु की जो संख्या होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। हम इस ऐसा ही करके लिखते हैं, और इसको ही बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और यही नियम को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यही बताता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि आप याद रखिएगा अब, कि हम जो भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसको असंतुलित में नहीं लिखेंगे, उसको हमको संतुलित करके बताना होगा, दिखाना होगा, संतुलित करके ही लिखना होगा। तो आइए समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है, और संतुलित क्यों करना है ये आपको पता चल गया है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार बोला गया था, ये जो अभिकारक है और ये जो प्रतिफल यानी उत्पाद जो बना है, इस दोनों में दोनों तरफ क्या होगा, परमाणुओं की संख्या समान होगा, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। तो आइए इसको हम संतुलित करते हैं। संतुलित करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से हम इसको कर लेंगे। सबसे पहले 1 नंबर को संतुलित करते हैं, तो आप देखिए क्या लिखा गया है 1 नंबर में। 1 नंबर में यहाँ पे लिखा गया है मैग्नीशियम प्लस HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या H2, ये लिखा गया है। तो आप क्या करिए, पहले तत्व जो है यहाँ पे उसको पहले लिख लीजिए। तो देखिए क्या क्या है, एक मैग्नीशियम है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। आप लिखिए यहाँ पे मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और ये क्लोरीन हो गया। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं बायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां पक्ष। बायां पक्ष में मैग्नीशियम की संख्या कितना है, तो आपको दिख रहा है कि इसका संख्या 1 है, आप यहाँ लिखिए 1। अच्छा इधर देखिए दायां पक्ष में कितना मैग्नीशियम, तो इधर भी मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ लिखिए 1। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है बायां पक्ष में, तो 1 हाइड्रोजन है। दायां पक्ष में कितना हाइड्रोजन है, तो H2 यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्लोरीन देखिए 1 है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो आप 2 लिख दीजिए, है ना, ऐसे करके हम लिख दिए। उसके बाद आप यहीं से टेबल को जो आप लिखे टेबल में ही संतुलित करिएगा, तो यहाँ पे अपने आप संतुलित हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करना है। हम परमाणु संख्या को यहाँ लिख लिए हैं। अब देखिए क्लोरीन कितना है, क्लोरीन इधर देखिए 2 है और इधर 1 है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि दोनों तरफ क्या होगा, तो ये समान होगा। 1 अगर यहाँ है क्लोरीन, इसको समान करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 से गुना कर सकते हैं, है ना। यहाँ हम 2 से गुना कर सकते हैं। अब जैसे आप 2 से गुना करिएगा यहाँ, तो आपको यहाँ पे 2 से गुना करना होगा। अब हम गुना यहाँ पे 2 से कितना किधर किए हैं, हम किए हैं बायां पक्ष में। तो आइए बायां पक्ष कहाँ है, यहाँ है क्लोरीन देखिए लिखा गया, यहाँ हम 2 से गुना कर देंगे। और एक बात याद रखिएगा, 2 से गुना यानी कि हम ऐसे करके 2 से गुना नहीं कर सकते हैं, है ना, ऐसे हम नहीं करेंगे। अगर यहाँ आप 2 से गुना कर दीजिएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा HCl2, यानी कुछ अलग ही पदार्थ ये बन जाएगा, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे गुना नहीं करेंगे। हमको गुना कहाँ करना होगा, गुना करने के पहले आप एक कोष्टक ऐसे करके तैयार कर लीजिए, है ना। अब जो भी करना होगा इसके बाहर ही करना होगा, इसके अंदर कुछ नहीं करना होगा। तो 2 से गुना करना है तो आपको यहाँ पे 2 से गुना करना होगा। क्लोरीन में 2 से गुना हमको यहाँ लिखना होगा। जैसे क्लोरीन में 2 से गुना कर दिए, तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में भी 2 से गुना हो गया। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन भी इसके अंदर आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन जब 2 से गुना हो गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं गुना 2, क्योंकि यहाँ 2 से गुना हो गया। अब देखिए ये इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर ये हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, बराबर है। मैग्नीशियम देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम क्या है, तो 1 है। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बैलेंस हो चुका है। इधर 1 मैग्नीशियम, इधर 1 मैग्नीशियम, इधर देखिए 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन तो 2 क्लोरीन यहाँ पे है। यानी कि ये क्या हो गया, तो संतुलित हो गया है। ऐसे करके हम संतुलित करते हैं।
आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोला गया। दूसरा बोला गया है एक मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो आप यहाँ मैग्नीशियम लिखा है तो ऑक्सीजन को लिखिए। उसके बाद आप गिन करके लिखिए कि बायां पक्ष में कितना है और दायां पक्ष में कितना है। मैग्नीशियम देखिए बायां पक्ष में 1 है तो आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए, और दायां पक्ष में कितना है, 1 है तो आप 1 लिख दीजिए। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है, तो ये 2 है बायां पक्ष में, यहाँ पे 2 लिखिए आप। और दायां पक्ष में कितना है, तो 1 है तो आप 1 लिखिए। ये तो मैग्नीशियम बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए अलग अलग है, तो इसको हमको 2 से गुना करना होगा। अब जैसे 2 से इसमें गुना कर दीजिएगा, यहाँ तो दायां पक्ष में 2 से गुना करना है, इसमें किए हैं, ऑक्सीजन में किए हैं, तो ये ऑक्सीजन आपको दिख रहा है। ऑक्सीजन में आप यहाँ 2 से गुना नहीं कर सकते है ना। जब भी करना होगा तो हमको इसके सामने में ही गुना करना होगा, यानी कि इसके बाहर ही हमको गुना करना होगा, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए। लेकिन अब जैसे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में 2 से गुना किए हैं, वैसे देखिए मैग्नीशियम में अपने आप 2 से गुना हो गया, यानी कि ये भी गुना 2 हो गया, ये भी गुना 2 हो गया, तो इसको भी ठीक करना होगा। अब अगर इधर 2 गुना हो गया है तो मैग्नीशियम में इस तरफ भी गुना 2 कर दीजिए, तब दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा। यानी बायां पक्ष में भी मैग्नीशियम में 2 से गुना कर देंगे। यही आपका समीकरण क्या हो गया, तो संतुलित हो गया है। आइए अगला करके देखते हैं, अगला क्या बोला गया है। अगला बोला गया ये Fe प्लस H2O। तो आप पहले जो परमाणु है उसको लिखिए, Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लिखिए। यहाँ पे Fe हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए बायां पक्ष में Fe कितना है, तो 1 है। दायां पक्ष में कितना है, तो 3 आपको दिख रहा है, 3 लिख दीजिए। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितना है, 2 है, इधर इधर आप 2 लिखिए। और इधर कितना हाइड्रोजन है, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे बायां पक्ष में 1 है, लेकिन दायां पक्ष में ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पे ये 4 है। अब इसको बैलेंस करिए। तो बैलेंस करने के लिए पहली बात क्या हो गया कि इसको एक कोष्टक बना करके, यानी कि जो कोष्टक बनाए हैं इसको बाहर ही लिखना होगा और बीच में कहीं नहीं लगाना होगा। तो देखिए अगर ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो यहाँ 4 है, तो इस इधर भी हमको 4 करना होगा। तो इसको 4 करने के लिए कितना से गुना कर देंगे, तो 4 से हम गुना कर देंगे। तो बायां पक्ष में देखिए ऑक्सीजन यहाँ लिखा है, तो 4 से गुना किया, तो इसके सामने में हम 4 लगाएंगे। और याद रखिएगा अब क्या हो गया, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, इंटू में यहाँ 4 है तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन पहले से 2 था, और ये 4 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा 4 दूना 8। हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 8 हो गया है, यानी कि अपने आप यहाँ भी गुना हो गया है 4 से हाइड्रोजन में। अब हाइड्रोजन पहले ठीक ठाक था, लेकिन अब ये भी इसमें दिक्कत हो गया, इधर 8 हो गया, इधर कितना है, 2 ही है। तो आपको इधर भी 2 4 से गुना करना होगा, तब ये दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि यहाँ भी आप 4 से गुना कर दीजिए। आगे देखिए इधर दायां पक्ष में क्या है, एफ ही कितना है, तो ये 3 है, और इधर कितना है, 1 है। तो आप इसमें कितना से गुना करिएगा तो बराबर हो जाएगा, तो 3 से गुना करिएगा तो ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ एफ ई में भी हमको 3 से गुना करना होगा, है ना। तो ये हो गया समीकरण संतुलित। आइए देखते हैं, एक और देख लेते हैं, फिर आप लोग बना लीजिएगा बाकी का। यहाँ पे Al है और Cl3 है और Ca है, OH है। तो यहाँ पे लिखेंगे परमाणु क्या है, Al है, Cl है, कैल्शियम है, यहाँ पे कैल्शियम है, इसके बाद हाइड्रोक्साइड यानी कि OH है। अब आप देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम जो है इधर कितना है, तो इधर 1 है तो 1 लिखिए, लेकिन इस तरफ कितना है, इधर भी 1 है तो आप 1 लिखिए। क्लोरीन देखिए इधर 3 है तो आप 3 लिखिए, इधर कितना है क्लोरीन, तो 2 है आपको दिख रहा है, तो यहाँ आप 2 लिख दीजिए। यहाँ देखिए कैल्शियम कितना है, 1 है तो 1 लिखिए। और OH कितना, कैल्शियम इधर कितना है, तो कैल्शियम 1 है तो 1 लिखिए। OH देखिए यहाँ कितना है, तो यहाँ 2 है इंटू में, यहाँ आप 2 लिख दीजिए। इधर कितना OH3 है तो आप यहाँ 3 लिखिए। अब इसको संतुलित करना होगा। तो संतुलित करने के लिए देखिए OH इधर 2 है, इधर 3 है, तो कितना से गुना करेंगे तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा 2 3 वाला कहानी आ जाए तो इधर गुना कर देंगे हम 3 से, तो 3 दूना 6 हो गया। और इधर गुना कर दिए 2 से, तो 3 दूना 6 हो गया, बराबर हो जाएगा। यानी कि हमको इधर भी गुना करना हो जाएगा 3 से, इधर गुना करना होगा 2 से। तो बायां पक्ष में करना होगा गुना 3 से, तो बायां पक्ष ये है, गुना करिए 3 से। OH आपको यहाँ दिख रहा है, जब OH यहाँ दिख रहा है गुना 3 करिएगा तो आपको कोष्टक के बाहर ही करना होगा, यानी कि सामने करना होगा। ये गुना 3 कर दिए। अब देखिए जैसे ही गुना 3 किए, कैल्शियम भी 3 हो गया है। यहाँ कैल्शियम 1 था, इसमें भी अपने आप गुना हो गया 3, इसको लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ गुना दायां पक्ष में करना होगा गुना 2, तो यहाँ पे OH यहाँ है तो इसमें गुना करिए आप 2 से। जब आप 2 से गुना करिएगा तो ये अल्युमिनियम में भी गुना 2 से हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ भी लिखना होगा गुना 2। ये हम लिख दिए। अब कैल्शियम पे आइए,
इधर देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, यह पूरा हो गया OH। अब कैल्शियम देखिए इधर 3 है, इधर कितना है 1 है। तो कितना गुना करना होगा इसको, तो 3 से गुना करना होगा। तो दायां पक्ष में 3 से गुना करिए कैल्शियम में। कैल्शियम आपको यहाँ दिखा तो गुना कर दीजिए 3 से। लेकिन देखिए दिक्कत क्या हो गया कि क्लोरीन पहले से 2 था, गुना कर दिए 3 से, तो क्लोरीन में भी गुना हो गया, यानी कि ये हो गया 3 दूना 6 हो गया, है ना। जब ये 6 हो गया तो क्लोरीन भी लिखिए इधर 6। क्लोरीन यहाँ है तो गुना 3 से हो गया, तो ये हो गया अब 6। अब देखिए ये दोनों तो बराबर हो गया कैल्शियम। एक बचा है क्लोरीन। क्लोरीन देखिए इधर 3 दूना 6 है, तो इधर भी आपको 6 करना होगा, यानी गुना 2 करना होगा। बायां पक्ष में आइए, क्लोरीन यहाँ कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है, इसको गुना 2 कर दीजिए। अब जैसे ही क्लोरीन में गुना 2 किए हैं आप, उसमें अल्युमिनियम में भी गुना 2 हो गया है। अल्युमिनियम यहाँ पे है तो आप गुना 2 कर दीजिए। अब देखिए इधर 2 है अल्युमिनियम, इधर भी 2। क्लोरीन देखिए इधर 6, इधर भी 6, इधर 3 है कैल्शियम, इधर 3 कैल्शियम, इधर है OH कितना, तो यहाँ 6 है और इधर भी 6 है। बाकी का जो जो समीकरण है दो गो, उसको आप संतुलित कर लीजिए, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं। आगे हम जब बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया का, उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या होगा। तो एनसीईआरटी में जो दिया गया है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। एक होता है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया, या तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक बात याद रखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया आपको मिलेगा या तो यहाँ पे मिलेगा एकल एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया या तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, आप याद रखिएगा। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मिलेगा आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मिलेगा उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। जैसे आप बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में, यहाँ पे देखिए दो अभिकारक है ए और बी, देखिए यहाँ पे है। उसके बाद ए बी मिल करके, ए बी जब मिला तो यहाँ बना दिया एक प्रोडक्ट ए बी, है ना। यानी कि आप याद रखिएगा, संयोजन का मतलब होता है मिलना। संयोग का मतलब मिलना होता है, कॉम्बिनेशन मतलब मिलना होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ को बनाएगा, उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद यह है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, जब कोई एक पदार्थ है और ये टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बना लेगा, जैसे ए बी यहाँ एक पदार्थ था, यहाँ अलग अलग होकर दो गो पदार्थ बना लिया, इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। एक होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब, यहाँ देखिए एक ए है और यहाँ पे बी सी है, और यहाँ पे क्या क्या तो क्या करेगा, यहाँ पे तो ए जो है ए सी के साथ आ जाएगा, बी को अलग कर देगा, बी को बाहर निकाल देगा। ए सी यहाँ पे बना लिया और बी को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। यही जो बी को बाहर किया है और एक गो को बाहर किया है, इसलिए बोलते हैं इसको विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि बी को क्या कर दिया गया, तो विस्थापित कर दिया गया है। इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया या तो एकल विस्थापन अभिक्रिया। एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, ए बी एक पदार्थ है और सी डी एक पदार्थ है। ए बी क्या होगा, ए बी डी के साथ मिल जाएगा और सी जो है बी के साथ है मिल जाएगा, यानी कि यहाँ बन जाएगा ए डी और सी और बी। फिर होता है एक उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। आइए सबके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। बोला गया पहला कि संयोजन अभिक्रिया, है ना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अगर है, यानी एक ये अभिकारक हो गया, ये दो अभिकारक मिल करके एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पे देखिए मिल रहा है, आप याद रखिएगा ये मिल रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया इसको हम कहेंगे। जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होगा, जैसे में ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, और ये जल है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को यानी चूना जो है उसमें अगर जल को मिला दीजिएगा, तो ये क्या होगा, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। आपको दिख रहा है कि एक यहाँ पे कोई पदार्थ था और यहाँ पे बी पदार्थ है, दोनों मिल करके ये बना दिया कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ए बी यहाँ पे क्या हो गया, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है, तो ये ए बी यहाँ पे मिल गया है। इसको ही हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे में देखिए, अगर बात करें कोयले का दहन, यानी कोयला का जो ये कोयले का दहन नहीं होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। यहाँ पे होगा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। देखिए यहाँ पे कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है। जब कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाएगा, ये मिल करके एक प्रोडक्ट को बना दिया, इसको बोलेंगे क्या बोल देंगे, इसको संयोजन अभिक्रिया हम बोल देंगे। वैसे देखिए जल का निर्माण, जल के निर्माण में देखिए ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है,
ये दोनों मिल करके क्या बना दिया, तो ये जल को बना दिया। जहां भी आपको दिख रहा है, ये मिल रहा है, आपको दिख रहा है क्लियर कि ये ए है और ये बी है, ये देखिए मिल रहा है। जब मिलके कोई पदार्थ ये बना रहा है, ए भी बना रहा है, इसको हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया आपको थोड़ा याद करना होगा, याद रखना होगा, थोड़ा जानकारी इसके बारे में रखना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण। तो सल्फर देखिए, एक सल्फर है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिक्रिया करने के बाद बनाया सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ देख रहे हैं ए पदार्थ है, ये बी है, दो अभिकारक जब मिल गया, एक पदार्थ का निर्माण कर, एक उत्पाद का निर्माण किया, यानी ए बी का निर्माण किया। अगर ऐसा अभिक्रिया आपको दिखेगा, आप कह दीजिएगा ये है संयोजन अभिक्रिया, इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला बोला गया कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है? कि वह अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलेगा, यानी कि अभिक्रिया के दौरान अगर ऊष्मा निकलेगा, हम कह सकते हैं कि यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। जैसे में अभी आप देखे थे, ये कैल्शियम ऑक्साइड था और हम इसमें जल मिला दिए, H2O मिला दिए, ये चूना होता है ना, इसको बोलते हैं बिना बूझा चूना। तो ये होगा क्या, ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड ये बनाएगा, प्लस रिलीज करेगा उष्मा। उष्मा का मतलब होता है ताप, इसका मतलब हो गया ताप। तो आप याद रखिएगा। और आप देखे भी होंगे कि अगर दीवार पे जो पुताई करते हैं चूना से, चूना में अगर आप पानी डालिएगा तो ये बिल्कुल गर्म हो जाएगा, है ना, हीट हो जाता है, और वहां से ताप निकलेगा, उष्मा निकलेगा। अगर ऐसा अभिक्रिया होगा, इसको हम लोग बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया, याद रखिएगा। ये क्या हो गया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकलती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन के बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए प्राकृतिक गैस यानी CH4, ये मीथेन है। और ये मीथेन जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब भी कोई चीज जलेगा, वहां पे ऑक्सीजन होगा। तो मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है ना। तो ये बनाया कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाया, और क्या दिया, उष्मा दिया हमको, यानी कि ताप देता है ना। अगर ये ताप निकल के आया, इसको बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर हम वो जो सांस लेते हैं, वह भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भोजन का पाचन होता है, तो अंतिम उत्पाद वो ग्लूकोज के रूप में कहाँ चला जाएगा, तो ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या कोशिका के अंदर जाता है। वहां पे हम अगर सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, कोशिका के अंदर पहुंचता है। और यहाँ जो ग्लूकोज रखा गया है, ग्लूकोज के पास ये पहुंचेगा ऑक्सीजन, जिससे निर्माण होगा कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड का, और जल का निर्माण होगा। और हमको उष्मा मिलेगा, यानी कि ऊर्जा मिलेगा, जिससे कि हम कार्य कर सकते हैं, हमको शरीर में ऊर्जा मिलता है। यानी कि अगर हम सांस लेते हैं, वह भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और बोला गया कि साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी उष्माक्षेपी क्रिया अभिक्रिया का ही उदाहरण है। यानी कि आपको सिंपल याद रखना है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा, वह अभिक्रिया जो अभिक्रिया होने के बाद उष्मा का निर्माण करता है, यानी कि उष्मा का निर्माण कर लेगा, या उष्मा निकलेगा, या ताप निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा, उसको ही हम लोग बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। आइए आगे देखते हैं। आगे बोला गया वियोजन अभिक्रिया। संयोजन खत्म हो गया, तो आइए वियोजन के बारे में बात करते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है? तो आप याद रखिएगा, अगर देखिए यहाँ पे ए भी कोई पदार्थ है, एकल पदार्थ है, और यह विघटित या अपघटित होकर के दो पदार्थ बनाया, एक ए बना दिया, एक बी बना दिया, है ना। ऐसा आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे देखिए टूट रहा है ना, टूट करके ये भी अलग अलग हो गया। अगर ऐसा आपको दिखेगा, तो आप कह दीजिएगा कि यह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो अपघटन अभिक्रिया है, आप बताइए, अगर कोई चीज यहाँ पे रखा गया है, क्या ये अपने आप रखे रखे टूट जाएगा? नहीं, रखे रखे नहीं टूटेगा। यानी कहने का मतलब, इसको बाहर से कुछ न कुछ बल देना होगा, कुछ न कुछ ऊर्जा देना होगा, तभी ये टूट सकता है। यहाँ से क्लियर है? कोई चीज को अगर तोड़ना है, उसको बाहर से ऊर्जा देना होगा। बाहर से जब ऊर्जा हमको देना होगा, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अगर हम बाहर से उष्मा के रूप में ऊर्जा देंगे, अगर हम कोई पदार्थ है उसको तोड़ने के लिए बाहर से उष्मा देंगे, तो उसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ना। अपघटन का मतलब भी हो गया तोड़ना। तो क्या हुआ कि अगर हम कोई पदार्थ को तोड़ना चाहेंगे, तो उष्मा देंगे उसको, तो अगर उष्मा देंगे तो उसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अगर विद्युत धारा के प्रभाव से अगर हम उसको तोड़ेंगे, दो भाग में बांटेंगे, तो उसको बोलेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अगर हम प्रकाश के, यानी अगर सूर्य के प्रकाश में कोई चीज को रख देते हैं, अगर वह दो या दो से अधिक नया पदार्थ में बन जाएगा, तो उसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं।
और वह अभिक्रिया जो ऊष्मा के प्रभाव से कराई जाए उसको बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो विद्युत के प्रभाव से कराया जाएगा उसको बोलेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अगर प्रकाश के प्रभाव से करवाएंगे तो उसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। आइए एक एक के बारे में समझते हैं, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन के बारे में। आगे बोला गया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, यानी कि जो अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव से, यानी कि वह अभिक्रिया होने के लिए अगर हम ऊष्मा देंगे बाहर से, उसको बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे आप देख सकते हैं ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल यानी कि FeSO4 इंटू 7H2O, अगर हम गर्म कर देंगे इसको, यानी कि यहाँ पे ताप अगर हम देंगे इसमें, ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद क्या होगा, ये बनाएगा फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और ये बनाएगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब यहाँ आप देख रहे हैं एकल कोई पदार्थ, एक पदार्थ यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद ये टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ में बना रहा है, तो इसको बोलेंगे पहली बात वियोजन अभिक्रिया बोल देंगे। लेकिन आप याद रखिएगा इसको तोड़ने के लिए क्या चीज अपनाया गया, तो उसमें उष्मा दिए हैं, हम ताप दिए हैं। जब उष्मा दिए हैं, ताप दिए हैं, तो इसको बोल देंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये चूना पत्थर है, यह कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर आप इसको गर्म करिएगा, ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना बुझा चूना होगा, और ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। पहली बात कि आपको देखा कि ए बी यहाँ पे कोई पदार्थ है, और ये क्या बना, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया है, इसको हम बोल देंगे यह है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। लेकिन अपघटन कराने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ पे ताप यानी कि उष्मा का आवश्यकता पड़ा, यानी कि वह अभिक्रिया जो उष्मा के प्रभाव से करवाएंगे इसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे बोला गया विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या हो जाएगा, कि जो अभिक्रिया विद्युत के प्रभाव से कराया जाएगा उसको बोलेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। जैसे में देखेंगे हम, ये जल है H2O अगर है यहाँ पे, इसको इसमें हम क्या देंगे, विद्युत धारा। जैसे में आप ये देख सकते हैं, ये चित्र में ये मग है, इसमें क्या है, जल है। आप जानते हैं कि जल का फॉर्मूला होता है H2O, है ना। उसमें देखिए ये रड और ये रड, दो रड ले लिया गया यहाँ पे, है ना। उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। बैटरी में आपको पता है एक प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, ऋण ध्रुव और धन ध्रुव दोनों होता है। तो ये जो रड लिया गया, इसको एक तरफ जोड़ दिया धन ध्रुव से, यानी कि प्लस वाले से, एक तरफ जोड़ दिया माइनस वाले से। आप याद रखिएगा, जिधर हम प्लस वाला जोड़ेंगे उसको बोलेंगे एनोड, जिधर हम प्लस वाला जोड़ेंगे उसको बोलेंगे एनोड, और जिधर हम माइनस वाला जोड़ेंगे उसको बोलेंगे कैथोड। इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या होगा कि जब ये जल है, तो जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो यहाँ पे अलग हो जाएगा कुछ ऐसे करके। ये देखिए दो रड अगर है यहाँ पे, एक है प्लस वाला एनोड, एक है माइनस वाला कैथोड, इसके अंदर H2O है ना। अब ये H2O क्या होगा, अलग हो जाएगा आयन के रूप में, यानी कि H अलग हो जाएगा प्लस, और ये ऑक्सीजन भी माइनस हो जाएगा आयन के रूप में, यानी कि ये दोनों क्या होगा, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि अगर ये प्लस वाला है, यानी धन और ऋण एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी कि ये दोनों में क्या है, ये दोनों में प्यार होता है, एक दूसरे की तरफ आने का हमेशा कोशिश करता है। तो यहाँ पे विद्युत के प्रभाव से क्या हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया आयन के रूप में, ऑक्सीजन भी अलग हो गया आयन के रूप में। अब ये ऑक्सीजन माइनस है तो कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा प्लस वाले की तरफ। माइनस है ऑक्सीजन, ऋणायन होता है, ये कहाँ जाएगा, तो प्लस पे जाएगा, यानी कि ये एनोड पे जाएगा। और ये देखिए हाइड्रोजन ये प्लस होता है, तो ये कहाँ जाएगा, तो माइनस को ढूंढते हुए जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा कैथोड पर, है ना। ये प्रक्रिया होता है, आप याद रखिएगा। जो प्लस वाला होता है, जो भी धन आयन होता है, जो प्लस वाला होगा तो वह कहाँ मिलेगा, वह मिलेगा माइनस वाले पे, यानी कि कैथोड पर मिलेगा ये। उसके बाद अगर जो माइनस वाला होता है तो ये जाएगा प्लस वाले के पास, यानी कि ये प्राप्त होगा हमको एनोड पर। आइए यहाँ देखते हैं इसको। यही प्रक्रिया यहाँ पे बनाया गया है, बताया गया है। यहाँ देखिए H2O था, विद्युत धारा यानी विद्युत धारा दिया गया, हाइड्रोजन अलग हो गया और ये ऑक्सीजन अलग हो गया। पहली बात की, अगर ए बी यहाँ पदार्थ है, ये टूट गया दो भाग में, ए और बी अलग अलग हो गया, तो इसको बोल देंगे हम वियोजन अभिक्रिया। लेकिन ये जो वियोजन हुआ है, ये वियोजन हुआ कैसे है, किसके प्रभाव से, तो ये विद्युत के प्रभाव से हुआ है। जब विद्युत के प्रभाव से हुआ है, तो इसको बोलेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। और देखिए हाइड्रोजन कहाँ पे प्राप्त होगा, तो आपको याद नहीं करना ये सब चीज, आपको बस याद रखना है कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन कैसा आयन है, हाइड्रोजन प्लस आयन होता है। ये कहाँ जाएगा, तो माइनस पे जाएगा। माइनस कैथोड क्या होता है, कैथोड होता है माइनस, यानी कि प्लस और माइनस में प्यार होता है, दोनों एक दूसरे के प्रति हमेशा आने का कोशिश करता है एक दूसरे की तरफ।
और देखिए ऑक्सीजन होता है ऋण आयन यानी कि माइनस होता है, तो ये कहाँ पे आएगा, तो ये आएगा एनोड पे। क्यों? क्योंकि एनोड होता है प्लस। पूछेगा क्वेश्चन में, जब जल का विद्युत अपघटन जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो हाइड्रोजन कहाँ पे प्राप्त होगा, आप बोलिएगा कैथोड पे प्राप्त होगा। ऑक्सीजन कहाँ प्राप्त होगा, तो एनोड पे होगा। इसको रटना नहीं, बस इसको लॉजिक जो होता है उसको समझ लीजिए आप। उसके बाद बात करेंगे द्रवित सोडियम क्लोराइड यानी कि जो साधारण नमक होता है सोडियम क्लोराइड, अगर हम उसको विद्युत धारा यानी उस पे से अगर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, ये सोडियम पहले क्या होगा, अलग हो जाएगा सोडियम, और क्लोरीन क्या होगा, दोनों अलग हो जाएगा। सोडियम होता है धन आयन, क्लोरीन होता है ऋण आयन। धन आयन कहाँ जाके मिलेगा, तो माइनस वाले पे, माइनस होता है कैथोड। धन कहाँ पे, सोडियम कहाँ मिलेगा, तो कैथोड पे मिल जाएगा हमको। और ये क्लोरीन कहाँ मिलेगा, तो क्लोरीन मिलेगा एनोड पे। आइए आगे देखते हैं। आगे बोला गया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन का अभिक्रिया का मतलब हो गया तो वह अभिक्रिया जो प्रकाश के प्रभाव से कराई जाती है उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यह सिल्वर क्लोराइड, इसको अगर आप धूप में रख दीजिएगा सूर्य के प्रकाश में, तो यहाँ पे सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। आपको यहाँ दिखा कि ए भी कोई पदार्थ था और ये टूट करके ए और बी अलग अलग बन गया है। ये पहली बात, ये कौन सा अभिक्रिया होगा देखने के बाद आपको समझ जाना चाहिए, यह हो जाएगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि कौन सा अपघटन अभिक्रिया होगा, तो आप बताइएगा कि सूर्य के प्रकाश में करवाया गया है ये, यानी कि इसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। वैसे ही ये है सिल्वर ब्रोमाइड, इसको भी धूप में रख दिए सूर्य के प्रकाश में, तो ये सिल्वर अलग हो जाएगा और ये ब्रोमीन अलग हो जाएगा, इसको भी बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। लेकिन वियोजन में ये कौन सा वियोजन अभिक्रिया होगा, तो यह होगा प्रकाश के प्रभाव से किया गया, इसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ये था वियोजन अभिक्रिया के बारे में। आगे देखते हैं। आगे है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आप इसमें याद रखिएगा जिसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण कराने के लिए उष्मा यानी कि ताप की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अभी इसके पहले बताए थे आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आपको क्या बताए थे, तो वह अभिक्रिया यानी कि वैसा अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान क्या हो, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलता हो। अगर ऊष्मा निकलेगा, अगर ऊष्मा निकलेगा उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर ऊष्मा हमको देना होगा अभिक्रिया होने के लिए, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको तोड़ना होगा हमको, तोड़ने के लिए अपने आप ये टूटेगा नहीं, तो इसको हमको क्या करना होगा, तो गर्म करना होगा। जब इसको गर्म करिएगा तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको तोड़ने के लिए यानी कि यह अभिक्रिया होने के लिए हमको क्या करना हुआ ना हुआ, यहाँ पे हमको उष्मा देना हुआ, बाहर से उष्मा देना हुआ। तो उष्मा देना हुआ तो उसको बोल देंगे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया। आगे देखते हैं क्या है। आगे आगे विस्थापन अभिक्रिया है, और विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ये सक्रियता या अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ जो कुछ तत्व का नाम लिखा गया है, और क्लास 10 के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस काम हो जाएगा इतना में। सभी बोर्ड एग्जाम के लिए है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए बोला गया ये है पोटेशियम, ये सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, ये फेरस यानी कि आयरन, ये पीबी लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, ये मरकरी है यानी कि पारा है ये, और ये है सिल्वर, और ये है गोल्ड यानी कि सोना। अब जो आपको दिखा यहाँ, इसमें क्या है कि जो तत्व में जो अभिक्रिया करने का जो क्षमता होता है, सभी तत्व का अभिक्रिया करने का क्षमता एक समान नहीं होता है। अच्छा, जब एक समान नहीं होता तो ये क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई तत्व अधिक अभिक्रियाशील होता है, कोई कम होता है, कोई ना के बराबर अभिक्रिया करता है, जैसे कि सोना। तो आइए हम ये जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है। आप जो सबसे ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे, जो सबसे ऊपर लिखा गया, यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यानी कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। इससे थोड़ा सा कम क्या होगा, सोडियम। इससे कम क्या होगा, कैल्शियम। इससे कम क्या होगा, मैग्नीशियम। ऐसे करके यानी कि यहाँ जो लिखा गया है, यहाँ सबसे ऊपर में सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता अभिक्रियाशील धातु है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, घटता, अभिक्रियाशीलता जो है घटता हुआ जा रहा है। सबसे नीचे देखेंगे गोल्ड को, अगर हम देखेंगे, यह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है। आपको ये याद रखना होगा तभी आगे हो पाएगा, है ना। आगे ये बहुत काम करेगा, धातु व धातु जब चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें भी काम आएगा ये, है ना। इसलिए इसको पूरी तरह याद करना होगा।
जो सबसे ऊपर है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है। जैसे जैसे नीचे आएंगे अभिक्रियाशीलता क्या होगा, धीरे धीरे करके घटता जाएगा। अगर हम आपसे पूछेंगे, बताइए कि ये जो कॉपर है और अल्युमिनियम है, इस दोनों में कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है? आप क्या बोलिएगा? अल्युमिनियम ज्यादा अभिक्रियाशील है। क्यों? क्योंकि ये कॉपर के ऊपर लिखा गया है। क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं अभिक्रियाशीलता क्या होगा, तो ये घट रहा है। अगर बोलेंगे बताइए कि ये फेरस है, आयरन है और ये कैल्शियम है, इस दोनों में से किसका अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा है, यानी कौन ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है? आप बताइएगा कि कैल्शियम ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। क्यों? क्योंकि देखिए फेरस से ऊपर ये लिखा गया है ना। इसको ऐसे करके याद करना होगा आपको। याद करने के लिए देखिए एक ट्रिक होता है। ये क्या है, आप अगर ऐसे इसको याद करिएगा, थोड़ा याद करने में कठिनाई होता है, आप भूल भी जाइएगा, कंफ्यूज भी हो जाइएगा। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, एक ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ऐसे करके जो भी तत्व यहाँ है, सबको यहाँ लिख दिया गया है। उसके बाद के का मतलब आप याद रखिए का, ना का मतलब हो गया ना, सी मतलब कार हो गया, यानी कार मतलब हो गया सी ए, ना मतलब Na, का मतलब हो गया पोटेशियम के, मांगे मतलब हो गया मैग्नीशियम, अल्टो मतलब एल एल्युमिनियम हो गया, और ये जैन मतलब हो गया जिंक, और फेरारी मतलब हो गया एफी, प्रभु मतलब हो गया पीबी यानी कि लेड, हाई मतलब हो गया हाइड्रोजन, और ये क्यू जो लिखा है ये हो गया कॉपर, और ये हुजूर जो लिखा है हो गया एच जी, और आज के लिए हो गया ये सिल्वर, और आओ मतलब हो गया ये गोल्ड, है ना। ठीक है, अब इसको आप याद क्या रखिएगा, आप याद कीजिएगा, का ना कार मांगे, यहाँ से हो गया यहाँ तक, ये हो गया का ना कार मांगे, अल्टो जेन फेरारी, प्रभु है क्यों, हुजूर आज आओ। आप इसको ऐसे करके याद कर लीजिए। क्या बताएं हम, आप याद करिएगा, का ना कार मांगे, अल्टो जेन फेरारी, प्रभु है क्यों, हुजूर आज आओ। अगर आप इसको याद कर लीजिएगा तो आप याद करिएगा मन में कि का यानी कि ये हो जाएगा पोटेशियम के, ना मतलब सोडियम हो जाएगा, कार मतलब कैल्शियम हो जाएगा, मांगे मतलब मैग्नीशियम हो जाएगा, अल्टो मतलब एल अल्युमिनियम हो जाएगा, जेन मतलब जिंक हो जाएगा, फेरारी मतलब आयरन हो जाएगा, प्रभु मतलब ये लेड हो जाएगा, हाइड्रो एच मतलब हाइड्रोजन हो जाएगा, क्यू मतलब कॉपर हो जाएगा, हुजूर मतलब एच जी हो जाएगा, और ये आज मतलब हो जाएगा सिल्वर ए जी, और आओ मतलब ए यू यानी कि गोल्ड हो जाएगा। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया ये विस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा, अगर ए कोई पदार्थ है और यहाँ यौगिक है बी सी, और ये बी जो है, बी को जो है सी से प्यार है, बी को सी से प्यार है, तो बी रह रहा है सी के साथ में। उसके बाद क्या होगा, यहाँ ए आएगा, ए जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है, ए जो है बी से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, सी को इम्प्रेस कर लेगा और बी को बाहर भगा देगा, यानी ए जो है सी के साथ में मिल जाएगा और बी को बाहर निकाल देगा। आइए इसको समझते हैं। बोला गया कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको इतना पता चला। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए एफ ही है, आयरन है, ये कॉपर सल्फेट। यहाँ देखिए एफ ही, ये भी धातु है, ये भी धातु है ना। अब यहाँ क्या होगा, जब दोनों धातु है और पहले से ये सल्फेट और कॉपर में प्यार था, है ना, जो कि फिर बाद में आया एफ ही यानी आयरन आया, है ना। आयरन कॉपर से थोड़ा ज्यादा ठीक ठाक था। कहने का मतलब क्या हो गया कि कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है एफ ही। आप यहाँ पे देखिए पहले, ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे ये कॉपर है और यहाँ पे लिखा गया एफ ई। तो कॉपर के ऊपर अगर एफ ई आयरन आ रहा है, इसका मतलब आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है। आइए यहाँ, जब आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है तो ये क्या करेगा, का प्यार जो है सल्फेट के साथ इसको तोड़वा देगा। कॉपर का प्यार को तोड़वा करके एफ ई खुद प्यार कर लेगा सल्फेट के साथ में, यानी कि ये बना देगा एफ ई एस ओ फोर, यानी फेरस सल्फेट बना देगा। उसके बाद यहाँ पे जो एफ ही है, ये कॉपर है, कॉपर को अलग यहाँ पे ऐसे करके भेज देगा। ये अभिक्रिया पूरा नहीं लिखा गया तो इसलिए हम लिख दिए। ये क्या हो गया, कॉपर को यहाँ पे बाहर निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे विस्थापित किया गया, किसको विस्थापित किया गया है, तो कॉपर को विस्थापित किया गया, यानी एगो को विस्थापित किया गया है। इसलिए इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, या हम इसी को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। आप इसको याद रखिएगा। जैसे में अगर अब अगला अभिक्रिया देखते हैं तो ये क्या है, ये है जिंक और ये कॉपर सल्फेट। यहाँ फिर से क्या है, कॉपर को प्यार है सल्फेट से, कॉपर रह रहा है सल्फेट के साथ बिल्कुल मजे में। लेकिन एक आ गया जिंक, जिंक आ गया। अब देखिए जिंक देखने में कॉपर से ज्यादा हैंडसम है, ज्यादा बढ़िया है। अब क्या होगा, ये
कॉपर के साथ प्यार कर लेगा, कॉपर के साथ इसके साथ ये सल्फेट के साथ जिंक जो है प्यार कर लेगा। क्यों कर लेगा? अब देखिए यहाँ पे ये जिंक कहाँ है, ये आपको दिख रहा है, ये है कॉपर और ये है जिंक। तो कॉपर और जिंक में कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है? तो जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो जिंक क्या करेगा? जिंक जब ज्यादा अभिक्रियाशील है तो कॉपर के साथ ये अपना यौगिक बना लेगा, यानी कि अब बन जाएगा ये जिंक सल्फेट, और ये जो कॉपर है कॉपर को बाहर निकाल देगा। इसी को बोलेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। अब आप लोग देख करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए लेड लिखा हुआ है और ये कॉपर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे होगा, ये कॉपर जो है क्लोरीन के साथ में रह रहा था, ये गया पीबी गया, और पीबी देखिए यहाँ पे पीबी कहाँ है, ये है पीबी, और ये कॉपर है तो पीबी के ऊपर लिखा, कॉपर के ऊपर लिखा गया है पीबी। इसका मतलब पीबी यानी कि लेड जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये क्या करेगा, पीबी मिल जाएगा क्लोरीन के साथ में, ये बनाएगा लेड क्लोराइड। ये लेड क्लोराइड बना लेगा, उसके बाद ये कॉपर को फिर से ये अलग कर देगा। आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और अभिक्रिया देखते हैं, उसके बाद आप बताइए कि इसका क्या होगा। अगर यहाँ पे लिखे हैं कॉपर प्लस ये FeSO4 लिखे हैं, तो ये अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाएगा, ये बनाएगा कॉपर सल्फेट, यानी कि ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा। अगर आप ऐसे बना दीजिएगा तो ये बिल्कुल गलत बना दिए। क्यों? क्योंकि देखिए हम बोले हैं अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। यानी कि पहले देखिए Fe और सल्फेट दोनों एक साथ रह रहा था, और यहाँ पे आ गया कौन, तो कॉपर आ गया है। तो अब देखिए यहाँ पे Fe देखिए ऊपर लिखा गया है, तो कॉपर के मुकाबले में ये Fe क्या है, तो ज्यादा अभिक्रियाशील है। यानी कि जब ये कॉपर यानी कि कम अभिक्रियाशील हो गया, फिर F ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो कॉपर इसको हटा ही नहीं पाएगा, इसको नहीं हटा पाएगा, यह अभिक्रिया क्या होगा, तो यह अभिक्रिया ही नहीं होगा। आप इसको याद रखिएगा, ऐसा अभिक्रिया नहीं होगा। आइए आगे बात करते हैं। आगे बोला गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, अगर ए बी कोई पदार्थ है और ये सी डी पदार्थ है, तो ये करेगा क्या, आयन का आदान प्रदान करता है। आयन का आदान प्रदान का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ए जो है डी के साथ में जाकर के मिल जाएगा, और सी जो है बी के साथ में जाकर के मिल जाएगा। यानी कि ए जो है डी के साथ में ए डी बना दिया, और सी जो है बी के साथ में मिलेगा तो ये बना दिया सी बी। इसको ही बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे आप देख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका? आयन का। आयन मतलब कि प्लस और माइनस वाला जो आयन होता है, धन आयन और ऋण आयन, उसका आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है सोडियम सल्फेट और यह है बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलेगा, यह क्या होता है, यह होता है प्लस, सोडियम होता है प्लस और ये होता है माइनस। ये भी होता है बेरियम प्लस, ये होता है माइनस। देखिए यानी कि एक क्यों लिखा गया, यानी कि ये क्या है, जलीय विलयन है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन और बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन, दोनों को मिला दीजिए। मिलाने के बाद ये क्या होगा, सोडियम जो है क्लोरीन के साथ चला जाएगा, सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ में, तो बेरियम को हटा देगा, यानी कि ये बना लेगा NaCl, ये बना लिया NaCl। उसके बाद ये जो आपको बेरियम दिख रहा है, बेरियम चला जाएगा सल्फेट के साथ में, बेरियम चला गया सल्फेट के साथ में, तो ये बनाएगा बेरियम सल्फेट। आप देख रहे हैं एक बार कौन विस्थापित हुआ, तो एक बार यहाँ पे ये बेरियम विस्थापित हो गया, एक बार ये सोडियम विस्थापित हो गया, दो बार विस्थापन हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे होता है आयन का आदान प्रदान, यानी कि ये जलीय विलयन में, ये जलीय विलयन है, ये भी जलीय विलयन, दोनों को मिलाइएगा, ये प्लस वाला और माइनस वाला में प्यार होता है, तो ये प्लस वाला जाएगा कहाँ, माइनस वाला के पास, यानी कि ये बनाएगा NaCl। और बी ये देखिए प्लस है, SO4 ये क्या है, माइनस है, तो ये बेरियम जाएगा SO4 यानी कि माइनस वाले के पास, ये बनाएगा बेरियम सल्फेट। ऐसे ही करके देखिए, ये NaCl है सोडियम क्लोराइड, और ये सिल्वर नाइट्रेट है, और ये बनाएगा क्या, देखिए आप यहाँ, ये सोडियम है तो ये जाएगा नाइट्रेट के साथ में, ये बनाएगा सोडियम नाइट्रेट, और ये जो सिल्वर है ये जाएगा क्लोरीन के साथ में, तो ये बनाएगा सिल्वर क्लोराइड। समझ में आ गया होगा। और ये देखिए आपको जो तीर जो नीचे करके दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम यहाँ पे ऐसे करके
अभिक्रिया दोनों को करवा दिए हैं, तो यहाँ पे कुछ न कुछ पदार्थ जमा हो जाएगा, कुछ न कुछ पदार्थ विलयन से अलग हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ये जो पदार्थ जमा हो गया, इस ये क्या पदार्थ जमा हो गया, तो यहाँ पे जमा हो गया AgCl, ये जमा हो गया है ना, ये जमा हो गया है। और इसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलेंगे, तो ये इसको बोलेंगे अवक्षेप। यानी कि जब भी अवक्षेप को लिखते हैं हम, तो तीर का निशान नीचे रहेगा, अगर हम गैस को लिखेंगे तो तीर का निशान ऊपर रहता है। अब देखिए अगला विक्रिया क्या है, यह है बेरियम क्लोराइड, ये सोडियम सल्फेट। तो बेरियम प्लस होता है, क्लोराइड ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो बेरियम जाएगा सल्फेट के पास में, बनाएगा बेरियम सल्फेट। काहे बनाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्लस वाला जाएगा माइनस वाला के पास, आयन का आदान प्रदान होगा। और ये सोडियम है जाएगा कहाँ, तो क्लोरीन के पास जाएगा, यौगिक बनाएगा, ये बनाएगा NaCl। यानी कि यहाँ बना दिया सोडियम क्लोराइड और यहाँ बना दिया बेरियम सल्फेट। यहाँ पे आपको दिखा कि आयन का क्या हो रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये भी प्लस ये भी माइनस होगा। यानी कि यहाँ पे आयन का, यानी धन आयन हो या ऋण आयन हो, आयन का आदान प्रदान हो रहा है। वैसा अभिक्रिया जिसमें आयन का आदान प्रदान होगा, इसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। अब आपको जो चार अभिक्रिया बताए हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, फिर आपको बताएं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभिक्रिया लिख करके देगा, आप देख करके बता सकते हैं ऑप्शन में कि कौन सा अभिक्रिया द्विविस्थापन का है, कौन सा विस्थापन, कौन संयोजन का है, कौन वियोजन का है। आइए थोड़ा सा और बात करते हैं आगे। आगे बोला गया अवक्षेपण अभिक्रिया। अभी जो आप देखे थे यहाँ पे, ये जो अभिक्रिया किया गया था किसमें, ये सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट में अभिक्रिया करने के बाद ये सोडियम नाइट्रेट बनाया, जो कि जलीय था। ये सोडियम नाइट्रेट ये जलीय था। और यहाँ पे देखिए अवक्षेप बना लिया गया। अवक्षेप जो बनाया गया, यानी कुछ पदार्थ जमा हो गया, जो जमा हो गया, ये जमा क्या हो गया, जमा हो गया AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड क्या हुआ, जमा हो गया। ये जो जमा हुआ, इसको ही बोलते हैं हम लोग अवक्षेप, इसको बोलते हैं अवक्षेप। यानी कि वैसा अभिक्रिया, यानी कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई उत्पाद ठोस के रूप में, ये देखिए सिल्वर सिल्वर क्लोराइड क्या हुआ, तो ये ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, ये विलयन से अलग हो गया। ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये जो AgCl है, ये सिल्वर क्लोराइड जो है, यह अभिक्षेप के रूप में यहाँ पे प्राप्त हुआ है। बाकी का जो बचा है, एक बचा है संयोजन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, इसको हम अगले क्लास में करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ।